हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 आपका ज्योग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर, और आपको 100% आपको बता रहा हूं, आप पेपर के बाद आकर बोलोगे भाई इसमें से बहुत क्वेश्चन आए थे और ऐसा ही पेपर का पैटर्न समझ में हमें आ गया था, आपने जैसा बताया था। देखो बहुत सिंपल है कि आपकी जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम की मैं बहुत पहले ही आपका अपलोड करने वाला था, बस साथ ही तबियत थोड़ी खराब है, मुझे टाइफाइड हो रखा है, तो इस कारण से सारा जो काम है आपका चैनल का आपको पता होगा सारा मैं खुद ही करता हूं, तो थोड़ी इश्यूज आ जाती हैं। बट फाइनली मैंने वादा किया था आप लोगों से, तो मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। साथ ही आप लोग अगर 5 लोग भी इसको देख लेंगे मेरे लिए और 5 लाइक भी अगर इसमें आ जाएंगे मेरे लिए, वो भी बहुत रहेगा कि मैंने कम से कम उन लोगों से वादा जिससे किया था उन तक मेरी वीडियो पहुंच चुकी है। पहला क्वेश्चन आपका आता है, गिव अ डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड आल्सो मेंशन इट्स फील्ड। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि बोल रहा है भाई मानव आपका भूगोल क्या है और उसकी फील्ड्स क्या है। ठीक है, तो मानव भूगोल इट इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। यहां पर भौतिक और मानव के बीच में जो रिलेशंस है, एंड दिस इज कॉल्ड आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। आप ये भी कह सकते हो, ये आपका रेड जेल ने ये बात कही है, इट इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। आपका स्टडी एरियाज एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आपका इसका अप्रोच है, एंड ये आपका रेड जेल ने बात कही है। किसने कही है? रेड जेल। एंड रेड जेल इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। रेड जेल इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बात याद रखना। क्या फील्ड्स है आपके ह्यूमन ज्योग्राफीज की? सो आप रीजनल अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच, it is a study about the population of the capabilities of region, and it is a study about the using of planning of resources, and it also study about आपका cultural environmental adaptation। तो सिंपली आप 3 से 4 पॉइंट बता दीजिए। ये आपको पहला तो आपका रीजनल अप्रोच को सिस्टमैटिक तरीके से करता है, साथ ही फिर पॉपुलेशन का अध्ययन करता है, फिर आपका प्लानिंग एंड रिसोर्सेज का करता है, लास्ट में आपका कल्चरल चीजों का भी अध्ययन करता है। ये इसके फील्ड्स हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन है। सेकेंडरी आपका क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकते हो, इट इज नॉट दैट कि तुमने लिखवा दिया उसको तुम लिखो। बहुत सिंपली अगर आप कुछ पॉइंट्स को लिख दोगे, लाइक तुम बोलो पहली बात तो द एलिमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इंटरेक्ट ईच अदर, उसी बात को रिपीट करो। द लाइवलीहुड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ह्यूमन आर अफेक्टेड बाय द फिजिकल फैक्टर्स। मानव के आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वो प्रकृति द्वारा निर्भर प्रकार से उसको प्रभावित करती है। जो हमारा प्रकृति है, हमारा जो एनवायरमेंट है, फिजिकल है, वो हमारी इन चीजों को अफेक्ट करता ही करता है। अगर आप बात करो नेचर ऑफ आपका टेरेन की बात करो, क्लाइमेट की बात करो, सॉइल की बात करो, वाटर की बात करो, वेजिटेशन की बात करो, तो ये चीजें हमारे इकोनॉमिक लाइवलीहुड को अफेक्ट कर देती हैं इस कारण से। सेकेंडली आप बताओ, नेचर ऑफ डिटरमाइन द फैक्टर द फंक्शंस एंड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। लाइफ इज डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा जीवन ही प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है भैया, हम निर्भर हैं, वो हमें देगा तो ही हम कर पाएंगे। Availability of these natural resources greatly आपका govern the employment and the cropping system and the medium of transport। तो काफी सारे सेक्टर्स में आपका अफेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट रेट, क्रॉपिंग सिस्टम में, मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवहन में भी, तो काफी फैक्टर्स को ये करता है। साथ ही नेचर प्रोवाइड द मिनिमम अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ये हमें विकल्प देता है, हमें ऑप्शंस देता है कि हम अपने विकास कर सकें, तो इसलिए आपका एनवायरनमेंट से हम इंटरकनेक्ट रहते हैं। सेकेंडली थर्डली आप क्वेश्चन बताओ, नेचर एंड ह्यूमन आर सो इंटरेक्टली इंटरवाइंड, आपका दे कैंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इनको अलग नहीं किया जा सकता, आपस में जुड़े। या दिस इज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फाउंड बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, दे बोथ आर, आप एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हो हिंदी मीडियम में, है ना। उसके साथ ही आपका ह्यूमंस नेचर आर आपका इनसेपरेबल। जैसे मैंने कहा एक सिक्के के दो पहलू, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों साथ में ही हैं। ठीक है, ह्यूमंस हैव क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। यहां पर ह्यूमन ने अपना सोशल एंड कल्चरल जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया है, इंटरेक्टिंग विद नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ ही फिजिकल एंड ह्यूमन एंड फिनोमिना जो आपका होता है वो डिस्क्राइब करता है। मेटाफर ऑफ यूजिंग सिंबल ऑफ ह्यूमन आपका एटोनॉमी, मतलब मानव शरीर के रूप में हम प्रकृति को थोड़ा डिफाइन करते हैं। लाइक वी कैन, यहां पे हम कहते हैं ह्यूमन आपका जो पृथ्वी का आपका मुंह होता है या आपका तूफान की आंख होती है, तो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन एक नीचे बनता भी है, उसके रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स इन इट्स रिगार्ड। बहुत सिंपल है, फॉलोइंग ऑफ दीज आपका 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Firstly, it is a cultural environmental created by the interaction between the physical environment and the human beings के बीच में. Secondly, is considering the earth as a adobe of human being.
यहां पर स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स एंड फैक्टर दोज आर चेरिश्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, जो मानव के द्वारा कहीं ना कहीं उनका महत्व दिया जाता है। साथ ही स्टडी ऑफ होल ह्यूमन आपका वर्ल्ड के बारे में एंड इट्स कैपेबिलिटीज लिविंग ओवर द सरफेस। तो ये आपके 3 फैक्टर्स रहेंगे, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बाय गिवन सुटेबल एग्जांपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसको नोट कर लो। नाउ यू हैव टू स्टार्ट गिविंग द आंसर। लाइक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इंटरेक्शन विद द नेचर एनवायरमेंट द ह्यूमन वाज ग्रेटरली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। प्रूफ उसको करो, कैसे वो नेचर से इन्फ्लुएंस था, या इट इज यार ऐसा था क्योंकि अर्लीस्ट जो आपका लेवल है वहां पे टेक्नोलॉजी लेवल बहुत लो था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बहुत प्रिमिटिव था, बहुत आदिकालीन था। सो ही अडेप्ट द आपका डिक्टेट्स नेचर, यहां पे नेचर ने जो डिक्टेट किया, जो बताया हमने एक्सेप्ट किया, वी हैव एक्सेप्ट दैट। उसके बाद वी कैन इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हु लिसन टू नेचर हु इज अफ्रेड ऑफ फरी एंड वर्शिप। ये मानव जो होता है आपकी प्रकृति की प्रचंडता, फरी का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, गुस्से से प्रचंडता से डरता है, वर्शिप मतलब पूजा करता है। तो यहां पे मानव ने खुद को अपने आप में ढाल लिया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कर लिया, मानव ने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाला और सब कुछ करना शुरू करा। उसके बाद फोर्थ, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फेसेस ऑफ द नेचर वाज termed as a environmental determinism के रूप में जाना गया, and the physical environment of such a society become the mother nature। आपका एक थ्योरी निकल के सामने आती है। सिक्स क्वेश्चन हमारा है नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग मेक अ यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स अ ह्यूमनाइज्ड, विच कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज रेलेवेंट। आपका इससे है आपका गिवन बाय द स्टेटमेंट्स। बहुत सिंपल है, इट इज अ पॉसिबिलिज्म, क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी विकसित की, हमने अफेक्ट करना शुरू किया, हमने होम बिल्ड किया, हमने पुल्स आपके फ्लाईओवर्स बनाए, हमने सैटेलाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाया, उसको भेजा। ये सारे काम जब हमने किया तो हमने नेचर को बहुत अपने अनुसार ढाला। ठंड आ गई, हमने स्वेटर पहन लिए, कपड़े अच्छे पहन लिए, गर्मी आ गई तो हमने क्या किया भाई, टी शर्ट्स पहन ली, नॉर्मल हमने जीना शुरू करा। हमने बहुत कुछ नेचर को अपने अनुसार से बिल्कुल मतलब बदलने का प्रयास किया, नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और हमने उसको बदला। सेकंड पॉइंट बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंट बेटर एंड मोर एफिशिएंट, आपका टेक्नोलॉजी आ गई है। पैसेज ऑफ द टाइम एंड द क्रिएट पॉसिबिलिटीज, हमने आपकी संभावनाओं को बनाया विद द रिसोर्सेज ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो भी हमें संसाधन आपके प्रकृति से मिले हमने उसको अपना और अपना विकास करा। द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएटेड आपका कल्चर लैंडस्केप एंड द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएटेड बाय एवरीवेयर। हमने हर चीज देखो, आपके पुलों को निर्माण चाहे हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे परिवहन सुविधा हो, चाहे घर हो, वी हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पॉसिबिलिज्म आपका सही रहेगा। देखो पहला वाला जो था एनवायरमेंटल आपका डिटर्मिनिज्म, वो रेड जेल और आपका एलएनसी सैंपल है। सेकेंडरी जब आप बात करते हैं पॉसिबिलिज्म की, यहां पर आपके पॉल विडाल डी लाब्लास एंड लूसियन फेवरे, तो नाम याद रखना, ठीक है। साथ ही आपका देखो कॉन्सेप्चुअली आपका नियो डिटर्मिनिज्म जो है रिफ्लेक्ट द मिडिल पाथ बिटवीन द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। या इट इज यार बिल्कुल सही है। एंड याद रखो ये आपका नियो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर ने इसको दिया। कोई भी क्वेश्चन इन तीनों में से आता है आपको सिमिलर आंसर ही लिखना है, ये जरूर लिखना है। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर एंड ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कहां से था ये बंदा ऑस्ट्रेलिया से था, ठीक है, इस बात को याद रखना। सेकेंडली द कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन अ मिडिल पाथ, ये आपके मध्यम मार्ग की बात करता है, विच मींस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच की बात करता है, ना तो आप इधर जाना है ना इधर जाना है। उसके बाद इट फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ पॉसिबिलिटीज विद इन द लिमिट्स ऑफ विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। ऐसी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने की बात कर रहा है जिसमें आपको एनवायरमेंटल को या एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको परेशान नहीं करना। यार इसमें आपने रेड लाइट देखी होगी, आप अगर स्कूटी गाड़ी कुछ चलाते होगे आपने कभी देखा होगा जब रेड लाइट होगी आपको रुकना पड़ेगा, है ना, जैसे ग्रीन लाइट होगी आपको जाना पड़ेगा। आप रेड लाइट में क्यों नहीं भागते हो? क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा हुआ तो जो गाड़ियां और दूसरी तरफ से आ रही है वो ठुक जाएंगी या बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिफाइन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो एक्सप्लेन एनी 4 जियोग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रीजन। बहुत इजी है। दिस टर्म ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है आपका रिफर्स करता है द वे ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वही आपका जिसमें आपका सरफेस में जो लोग हैं वो कैसे आपके डिस्ट्रीब्यूट है। सो इट इज अनइक्वल, ठीक है, ये अनइक्वल आपका है, अनइवन कह सकते हो क्योंकि कहीं ज्यादा और कहीं कम है आपका, ये बहुत कॉमन सी चीज है। अब ये क्या चीज के फैक्टर्स इसको मतलब अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को? सो देयर आर 4 फैक्टर्स, ठीक है, मैं 4 फैक्टर्स की बात करूंगा, वैसे तो 5-6 भी हैं, 7 भी हैं यार, लेकिन 4 बड़े बड़े फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पे आपका वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है. सो पीपल रिफर टू लाइव इन द एरिया वेयर द फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल. जहां पे अच्छा पानी, साफ पानी अच्छे से मिल जाए, आप वहीं रहना पसंद करोगे, मैं भी वहीं रहना पसंद करूंगा. वाटर इज यूज इन ऑल आपका स्फीयर्स लाइक लाइफ, वेदर इट इज हाउस होल्ड, कल्चर, आपका एग्रीकल्चर हो गया या फिर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया. ऑल दीज फैक्टर्स आपका यहां पे चाहिए. इसलिए रिवर्स एंड वैली सेक्टर्स में, अगर आपने 12th क्लास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो, सिंधु घाटी आपकी सभ्यता है. हड़प्पा की बात करोगे तो उसके अलावा अगर आप मेसोपोटामिया आपने 11th में पढ़ा था, दजला फरात नदी था, तो कहीं ना कहीं पानी के आसपास ही आपका है. मिस्र. उसके बाद आपका लैंड फॉर्म ऑफ रिलीफ आपका सिंपल है, जो आपके एरियाज है जहां पे आपका प्लेन्स आपका जेंटल स्लोप्स है, वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी. एंड दोज एरियाज जहां पे माउंटेन्स है, जहां पे आपका बिल्कुल ऐसा उबड़ खाबड़ सी जमीनें हैं, ऑफकोर्स आप वहां नहीं रहोगे, ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ना ही वहां ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ना वहां पे आप कुछ कर सकोगे. सो आपके जो आपके हिमालयन रीजन्स हैं, जो ब्रह्मपुत्र की गंगा घाटी के जो मैदान है साफ सुथरे वाले बिल्कुल प्लेन, वहां पॉपुलेशन ज्यादा रहती है. क्लाइमेट एरियाज, ऑफकोर्स द एरिया विद इन द कंफर्टेबल आपका क्लाइमेट रहेगा. अगर जहां पे आपको वेरिएशंस मिल रही, इट मींस ज्यादा हॉट है या एक्सट्रीम हॉट है, एक्सट्रीम आपका कोल्ड है, आप रहोगे वहां? ऑफ कोर्स नॉट. सो मेडिटेरियन जो आपका एरिया रीजन है, यहां पे आपका अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यहां पे ना तो ज्यादा हॉट रहता है, ना ज्यादा गर्म रहता है, ज्यादा ठंडा रहता है, तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा जनसंख्या को प्रभावित करता है. एंड फोर्थ, सॉइल, इट इज आई, ठीक है, SOIL. सॉइल्स जो आपका होता है बहुत कॉमन है, क्योंकि आपको ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए हमें फूड चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फूड आपका वही होगा जहां पे आपको फर्टाइल सॉइल होगा, उपजाऊ भूमि होगी. सो आपका एग्रीकल्चर के बहुत जरूरी है. गंगा घाटी जो हमारे इंडिया के मैदान है ऐसे ही है, इसलिए जनसंख्या यहां ज्यादा है. What are the economic factors of distribution of आपका population? क्या फैक्टर्स इकोनॉमिक है? So there are 3 factors. Availability of minerals, खनिज का, urbanization, आपका इसमें नगरीकरण की बात करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की बात करो. These are 3 factors which affects our distribution of population, जिसको अफेक्ट करता है. तो वो चीज आपको बतानी है. यहां पे सिंपली बताओ, पहला आपका मिनरल्स, जहां खनिज होगा, जहां मिनरल्स होंगे, लोग वहां अट्रैक्ट होंगे. लाइक आपका सऊदी अरेबिया में अगर आप बात करो, आपका कटांगा जाम्बिया की बात करो, कॉपर बेल्ट है, वहां लोग करते हैं. अफ्रीका में, या आप इंडिया में बात करो तो हजारीबाग जो झारखंड के इलाके, वहां लोग बस रहे हैं. बट सिंपल है कि भाई वहां खनिज है, मिनरल्स हैं. अर्बनाइजेशन जो आपका नगरीकरण आपका होता है, अगर नगर बस रहा है, जैसे मुंबई है, लंदन है, दिल्ली है, सो लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईली लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको मिलते हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं, फैसिलिटीज मिल जाती हैं. इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, आपको यहाँ पे आपको रोजगार मिलता है, जॉब्स मिलती हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना, कोबे ओसाका वर्ल्ड वाइड जापान का एक ऐसा आपका सिटी कह लो जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण के कारण ही बसा है. इस बात को याद रखना. फोर्थ आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एंड कितने स्टेज हैं? यहां पे हम 3 स्टेजेस की बात करेंगे. लुक, द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, यहां पे हमें रूरल जो आपका एग्रीटेरियन जो इलाका जो भी आपका है या आपका खेतीहार इलाका है, हमें वहां से इंडस्ट्रियल आपका नगरी क्षेत्रों में आना है. यहाँ पे एजुकेशन लेवल नहीं है, ये रो रहे हैं भाई. यहाँ पे लोग बिल्कुल खुश में है क्योंकि एजुकेशन लेवल बहुत तगड़ा है यहाँ पे. उसके बाद आप बताओ रूरल एरियाज में क्या होता है, वहां पे जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर ज्यादा है, क्योंकि ना तो लोगों को पता है, तो बच्चे करे जा रहे, बर्थ ही दिए जा रहे हैं. अब डेथ रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्वच्छता नहीं होगा, ऑफकोर्स हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगी. लेकिन नगर में, एरियाज में, इंडस्ट्रीज में क्या होगा, आपको यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, लोग साक्षर होंगे, लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, तो यहाँ पे जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है. दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. इसके आपके 3 सेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं. पहला सेक्टर आपका है हाईली फर्टिलिटी एंड द हाईली आपका मोर्टेलिटी. अब सिंपल क्या है कि जन्म भी ज्यादा दर है, मृत्यु दर भी ज्यादा है आपका. ऑफ कोर्स अब इसमें क्या है, आपका स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही होती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लिटरेसी रेट आपका बहुत कम होता है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है. और दुनिया के सारी कंट्रीज आपके 200 आपके ईयर्स एगो इसी स्टेज में, पहले स्टेज में थी. सेकेंडली आप बताओ इसमें सेकेंड स्टेज, द हाई फर्टिलिटी इन द बिगिनिंग ऑफ बट डिक्लाइन विद द टाइम. समय के साथ आपका डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है, आपका फर्टिलिटी जो रेट है वो बढ़ा रहता है, बट आपका जो मोर्टेलिटी है, मरना है, वो रिड्यूस हो जाता है. इंप्रूवमेंट ऑफ सैनिटाइजेशन, मतलब यहाँ पे स्वच्छता आ जाती है, हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो जाती है. यहाँ पे इसलिए आप कहोगे कि जनसंख्या जो है जन्म ज्यादा ले रही है, मृत्यु दर आपका कम हो चुका है. थर्ड स्टेज, द कंसिडरेबल डिक्लाइन इन बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, जहां पे जन्म दर मृत्यु दर दोनों में ही आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर स्लो एंड स्टेबल पॉपुलेशन होने जा रही है. अर्बनाइजेशन आपका है, लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, लोग हाई टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं. एंड देवर
यूजिंग फैमिली आपका प्लानिंग, जहां पे आपके ज्यादा बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये कारण आपको यहां पे बता देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? देखो बहुत सिंपल बताता हूं। देखो यार, ग्रोथ क्या होता है? मान लो एक ह्यूमन है, ह्यूमन की हाइट बढ़ गई बट उसका दिमाग नहीं बढ़ा। व्हाट डू यू मीन भाई, ये क्या हुआ है? ये क्या है भाई? ये सिंपल है, ये ग्रोथ हुई है। क्योंकि ग्रोथ जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। क्या हो सकती है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। बट डेवलपमेंट क्या है? एक आदमी की हाइट बढ़ी, उम्र बढ़ी, उसकी बुद्धि भी बढ़ी, सो वो क्या होगा? वो विकास होगा। इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज इन विच एब्सोल्यूट, सो ये पॉजिटिव हमेशा रहेगा। जो डेवलपमेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और जो आपका ग्रोथ है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इस बात को याद रखना बहुत सिंपल मैनर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आपका वेरियस अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो। इसमें सिंपल बताओ, देयर आर मैनी अप्रोचेस टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सम ऑफ द आपका इंपॉर्टेंट अप्रोचेस आपके हैं, 4 अप्रोच आपके इसमें है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इनकम अप्रोच। अगर आपका आय का स्तर, इट मींस आपका इनकम ज्यादा है, आपका जो डेवलपमेंट रेट है वो भी ज्यादा ही होगा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन टू बी एसोसिएटेड विद द इनकम। ये मानव विकास को पैसों के साथ जोड़कर देखता है। द हायर लेवल ऑफ इनकम इंडिकेट द हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपका मानव विकास ज्यादा हुआ, सिंपल बात है। वेलफेयर अप्रोच, इसमें ह्यूमन जो होता है बेनिफिशियरी होता है, मतलब मानव कुछ करता नहीं है, ये कुछ करता नहीं, बेनिफिशियरी होता है। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई प्लान लाती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज करती है, जितना एक्सपेंड करेगी आपके वेलफेयर पे, ह्यूमन डेवलपमेंट उतना इंक्रीज होगा। जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़कों पे गवर्नमेंट जितना करेगा, मानव विकास उतना ऊंचा होगा इस वाले में। थर्डली इज द बेसिक नीड ऑफ अप्रोच। बेसिक नीड क्या होती है यार? बेसिक नीड यहाँ पे 6 बेसिक नीड की बात करेंगे। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है उसकी बात कर लो, उसने 6 आपके बेसिक नीड्स दिए। कौन कौन सी हैं? एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। ये आपको मिलनी चाहिए, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया है, याद रखना। कैपेबिलिटी अप्रोच, इसमें दिस अप्रोच इज अमर्त्य सेन, उससे लिंक्ड है, अमर्त्य सेन ने दिया है। दिस इज अबाउट आप कितना एक्सेस कर पा रहे हो रिसोर्सेज को। इफ यू आर एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज, देन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज है, आप आगे हो, मतलब सिंपली बहुत मतलब है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब द 4 मेजर पिलर्स ऑफ आपका कंपोनेंट्स। कौन से इसके कंपोनेंट्स आपके हैं? पहली बात तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी मच बेसिक थिंग। द पीपल हैव अ चॉइसेस एंड इंप्रूव देयर लाइवलीहुड। अगर लोगों की विकल्पों में वृद्धि हुई है, लोगों की लाइवलीहुड इंक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई, अच्छी हुई है, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज टू जनरेट अ कंडीशन इन विच पीपल आर लीडिंग मीनिंगफुल लाइफ। यहां पे एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, तभी आपका मानव विकास है। डॉक्टर महबूल हक ने इस बात को कहा था। 4 पिलर्स कौन से हैं? इक्वालिटी, यहां पे आपको जो भी आपका स्पेसिफिक जेंडर है, आपका स्पीशीज है, कास्ट है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उसके आधार पे आपको आगे विकास में बढ़ावा दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय आपका सस्टेनेबिलिटी? जिसमें बोला जाता है सतत पोषणीयता, मतलब आपको ऐसे संसाधनों का, मतलब आपकी चीजों का इस्तेमाल करना है कि आने वाली जो जनरेशन है आपने उसकी चीजों को लिमिटेड नहीं कर देना है, उसकी अपॉर्चुनिटीज को आपने छीन नहीं लेना है। एंड दिस इज कॉल्ड आपका सस्टेनेबिलिटी आपका जो है, ठीक है। थर्ड आपका है प्रोडक्टिविटी, जिसमें आप ह्यूमन को, Here the term productivity used to refer the productivity of human labor, मानव को एक श्रम के रूप में कह रहा है कि मानव को आप इतना स्किलफुल कर दो, इतना इंप्रूव कर दो कि वो अपने आप में ही एक प्रोडक्टिवनेस कर ले और अपना विकास करना शुरू कर ले। 4th पॉइंट आपका है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में जो आपके इकोनॉमिक बैकवर्ड सोसाइटी आपकी है, सोशली बैकवर्ड लोग हैं भाई, उनको आगे बढ़ाओ। जैसे भारत में SC ST लोगों को आरक्षण मिलता है, वो एम्पावरमेंट का हिस्सा आपका रहता है। इसमें महिलाओं और बच्चों को भी दिया जा सकता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक आपका हार्डिंग एंड द कमर्शियल आपका लाइफ स्टॉक हियरिंग। बहुत सिंपल है, जो आपका नोमैडिक है मतलब चलवासी पशुचारण है, इट इज अ प्रिमिटिव आपका सब्सटेंस एक्टिविटी, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। एंड इन दिस हार्डर्स रिले ऑन द एनिमल्स, ये हर चीजों के लिए, अपने फूड के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने जानवरों पर, अपने एनिमल्स पर निर्भर होते हैं। Thirdly, they move from the one place to another place with the along with the livestock. ये एक स्थान से दूसरे स्थान आपके जाते रहते हैं, डिपेंडिंग अमाउंट द क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। तो चारागाह या पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स केप्ट इन द रीजन, बहुत सारे एनिमल इनके पास होते हैं, जैसे शीप आपका भेड़ हो सकते हैं, बकरी हो सकते हैं, कैमल्स ऊंट हो सकते हैं, एंड आपकी कैटल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका द रीजन्स
कौन कौन से रीजन है आपकी? अटलांटिक रीजन, अगर आप साउथ अफ्रीका देखा होगा आपने, अटलांटिक साउथ अफ्रीका के ऊपर जो इलाका आपका अटलांटिक का इलाका लगभग मान के चलो, आर्कटिक सॉरी अरब प्रायद्वीप आपका वहां पे। नॉर्दर्न अमेरिका अगर बोल रहा है, नॉर्थन अफ्रीका, तो ये वाला इलाका नॉर्दर्न अफ्रीका का ये वाला इलाका। मंगोलिया अगर बोल रहा है तो चाइना के जस्ट ऊपर आपने देखा होगा मंगोलिया है। सेंट्रल चाइना मतलब चाइना के बीचों बीच भी आपका है। यहां पे आपका एक मेडागास्कर है, वहां भी ऐसा होता, तो ये आपके इलाके आप कह लोगे। व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल लाइव स्टॉक हियरिंग? आपका रियरिंग, ये बहुत सिंपल है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, ये काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें कैपिटल आपका इंसेंटिव पैसा लगता है, कमर्शियल आपकी चीजें होती है इसमें। आपका वेस्टर्न कल्चर से आपका प्रैक्टिस्ड है, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। एंड दीज रेंचेस आपका कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ पार्सल्स एंड दीज वर फेंस्ड, मतलब आपके बाड़ों में इनको बंद किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जो पशु हैं, एक ही प्रकार के जो पशु हैं, इनको अलग अलग जो केजीज हैं, केज है या फेंस है, वहां पे इन्हें बांधा जाता है। साथ ही ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल्स आपके जो पाले जाते हैं, लाइक अगर शिप है तो फिर शिप है, फिर कैटल्स हैं, गॉट है या हॉर्सेस हैं। ऑल द वर्क रिलेटेड टू द एनिमल्स इज ऑर्गेनाइज्ड एंड द साइंटिफिक बेसिस, ये सारी की सारी जो चीजें हैं साइंटिफिक बेसिस पर की जाती हैं। ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट, मतलब ब्रीडिंग आपका प्रजनन की बात कर रहा है, जेनेटिक आपका रंग की जो चेंजेस करते हैं एनिमल्स को मिक्स करके, डिजीज आपका जो कई प्रकार से बीमारी की रोकथाम के लिए, सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। कहां होता है? तो यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड मोस्ट ऑफ दी विकसित कंट्री जो आपकी है वहीं पर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, राइट द मेन फीचर ऑफ मिक्स फार्मिंग एंड मेंशन एनी टू एरियाज। देखो मिक्स फार्मिंग बहुत सिंपल है, आप मतलब क्रॉप्स को भी कल्टीवेशन करोगे, क्रॉप्स को भी उगाओगे, एनिमल्स को भी आप पालोगे, ठीक है। एनिमल्स में आप कैटल हो गया, शिप हो गया, पिग्स हो गया, मतलब सुअर, आपका बहुत सारी चीजों को पालोगे। मेन क्रॉप आपकी क्या होगी इसमें बार्ले होगा, ओट्स होगा, राई होगा, मेज होगा, फोडर होगा, रूट आपका क्रॉप्स रहेगा। मेन रीजन आपके कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न आपका वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न नॉर्दर्न आपका अमेरिका और यूरेशिया के इलाके आपके आ जाते हैं। इट इज अ हाईली आपका जो कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर है, पैसा बहुत लगता है ऑन द फ्रॉम द मशीनरी, क्योंकि आपको यहां पर दोनों काम करने तो पैसा चाहिए, क्योंकि आप खुद ही करना चाहोगे और पैसा कमाना भी चाहोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिमिटिव सब्सटेंस? आपका एग्रीकल्चर एंड व्हाट इट मींस। देखो सब्सटेंस जो होता है, प्रिमिटिव जो एग्रीकल्चर है, बहुत सिंपल है। यहां पे आपका पुराना तरीका है एंड विच इज डन बाय वेरी प्रिमिटिव टूल्स, पुराने तरीकों से ही इसको किया जाता है। एंड प्रोड्यूस इज अ कंज्यूम बाय द फार्मर, ये केवल फार्मर के खाने के लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है, बेचने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आपका शिपिंग एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ पीपल कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम द पार्ट वन ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब एक फॉरेस्ट का कोई पार्ट है, वहां जलाने के बाद वहां राख है, ऐश है, उस पर ही खेती कर ली 3 to 5 years, उसके बाद यहां को छोड़ा, आप कहीं और चले गए। सो ये ऐसा हो रहा है। अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड थ्रू द फायर, जंगल को जलाया गया, एंड इज कल्टिवेटेड फॉर द शॉर्ट पीरियड व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज एक्सॉटेड, मतलब जब आपका उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, सो फील्ड से वो लोग चले जाएंगे, अबेंडन कर देंगे। एंड एरियाज आर क्लियर्ड, फिर उसको खाली आपको साफ करके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब एरिया को साफ करके, तो इसको हम स्लेश एंड आपका बर्न एग्रीकल्चर मतलब कर्तन दहन भी कहते हैं। द कल्टिवेटेड आपका पैचेस आर स्मॉल एंड टूल्स लाइक स्टिक एंड हॉर्न ऑफ द प्रिमिटिव, आपका लगभग जो पुराने तरीके उसका इस्तेमाल होता है। इट इज नॉन विद डिफरेंट आपके रीजन में नाम अलग अलग है, जैसे भारत के नॉर्दर्न आपके ईस्टर्न इलाकों में इसको जूमिंग बोलते हैं, इसको मिल्पा सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में बोलते हैं, इसे लादांग, क्या इसे लादांग जो है वो इंडोनेशिया मलेशिया बोलते हैं। ये बातें भी प्लीज याद रखना, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ डेयरी फार्मिंग, तो उसके विकास के लिए, डेयरी फार्मिंग के विकास के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है? डेयरी फार्मिंग हैज डेवलप्ड ड्यू टू अर्बनाइजेशन ऑफ, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स, कैसे आपका विकसित हुआ है? डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स, लाइक कैपिटल की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको हाईली आपको कैपिटल इंसेंटिव चाहिए, पैसा चाहिए आपको लगाने के लिए। उसके अलावा हाईली टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आप जो एनिमल्स पालोगे उसके लिए आपको बहुत सारी चाहिए, मशीनें भी चाहिए। मॉडर्न वेज में आपको चाहे आपका कैटल ब्रीडिंग आपको एक प्रकार से करनी हो, कैटल ब्रीडिंग मतलब, और हेल्थ केयर उनका करना हो आपका, ये सारी चीज़ों के लिए आपको मॉडर्न वेज चाहिए। लेबर आपको हमेशा चाहिए, इंटेंसिव आपके लेबर चाहिए, सो इसमें पैसा आपको चाहिए, साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको चाहिए आपको, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको इसमें चाहिए। सिंपली आप बता दीजिएगा ये आपका कहाँ कहाँ होता है, नाम आप लिख लो इसमें। तस्मानिया नाम का एक देश है आपका, तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया। उसके बाद आपका न्यूजीलैंड की अगर आप बात करते हो तो न्यूजीलैंड का इलाका है, ऑस्ट्रेलिया के इलाके में भी आपका ऐसा होता है, तो ये आप कुछ नाम भी याद कर सकते हो। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर?
बहुत सिंपल है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच ऑफ द क्रॉप ग्रोन वंस गिव येल्ड फॉर मेनी ईयर्स, एक चीज एक बार उगा दी गई उसके बाद कई सालों तक उससे लाभ कमाओगे। लाइक टी जो हमारे भारत में असम में, कॉफी, कॉफी को आपके ब्राजील में कहाँ पे, अगर ब्राजील का इलाका आपका है तो ब्राजील में इसे फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं फेजेंडा बोलते हैं, फेजेंडा, इसे आप फेजेंडा बोल दो। उसके बाद आपका है रबर, मलेशिया जैसे देशों में है, कॉटन इंडिया में भी है और काफी सारे देशों में है, बनाना जैसी चीजें भी आपकी उगाई जाती हैं, एक बार बो और बार बार काटो। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज लार्ज एस्टेट्स प्लांटेशन, बड़े स्तर पर इसको बोया जाता है, एंड लार्ज कैपिटल, बड़ा पैसा चाहिए, हाईली टेक्नोलॉजी आपको चाहिए जिसमें साइंटिफिक मेथड्स होंगे, कल्टीवेशन आपका होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, चीप लेबर्स आपको चाहिए। इंडिया में अगर आप बात करो टी के आपके गार्डन्स हैं, मलेशिया में रबर के हैं, फिलीपींस में आपके शुगर केन और फेमस वर्ल्ड वाइड आपका है इस चीज के लिए। कुछ ऑफ अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड वाइड, आपकी कौन सी चीजें, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। बहुत सिंपल है, दोनों के क्वेश्चन बहुत सिंपल है। थर्डली भी यही बोलता है, व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपका चूज डिफरेंट कंडीशंस में, कैसे चूज करती हैं, क्या करती हैं, कौन से 4 फैक्टर्स हैं। देखो पहला आपका फैक्टर्स इसमें जो आपका होता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर आप शुगर केन लगाना चाह रहे हो, आप स्टील के लगाना चाह रहे हो, सो आपको आसपास के वही इलाके मिलेंगे जहां पर आपको ये चीजें मिल जाएं। इंडिया में अगर आप बात करो तो आपका जैसे यूपी के इलाके में शुगर केन आपको मिल जाएगी तो आसपास वहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप स्टील की बात करो तो आपको झारखंड के आसपास लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है वो प्रभावित करती है। फेवरेबल क्लाइमेट, अगर आपको क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, अगर मान लीजिए कोई आपका कॉटन का आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो साउथ इंडिया में आपका मॉइस्चर जो लेवल है वो हेल्प करता है, काफी ठीक ठाक है वहां पे, तो उसको करना बहुत आसान है। कोयम्बटूर जो इलाका हमारे तमिलनाडु में है बहुत ठीक है, लेकिन वहीं पर अब नॉर्दर्न पार्ट्स में इस तरह की चीजें करना काफी हॉट है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, आपका एक्सट्रीमली हॉट रीजन हो जाता है और काम बहुत डिफिकल्ट आपका हो जाता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें सिंपल बताना है, आपका यहाँ पे पावर आपको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे एल्यूमिनियम आपका है तो बड़ी मात्रा में आपको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहीं पे लग सकता है, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। लेबर, एबिलिटी ऑफ लेबर, अगर आपको जहां पे आप आपकी मशीनरीज इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो, अगर वहां पे लेबर ही नहीं है, इफ यू डोंट इवन हैव द लेबर्स, और चीप लेबर्स चाहिए भाई, पहली बात तो ये, तो आपको सिंपली आपको लेबर कैसे चाहिए, चीप चाहिए, जिससे माध्यम से आप अपने काम को चला सको। तो आपका स्विट्जरलैंड, आपका वॉच इंडस्ट्री है, जापान में आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वहां पे आपका स्किल्ड लोग चाहिए, एफिशिएंट वर्कर्स चाहिए, तो ये आपके लेबर्स भी जो होते हैं इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। कैपिटल, भाई पैसा तो यार सबसे बड़ी बात है। अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो, कोई इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हो, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज एक्सपेंसेस, पैसा चाहिए आपको बहुत बड़े लेवल पर, तो ये चीज आप बता देना। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, नेम ऑफ द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल आपका मैन्युफैक्चर। मॉडर्न आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर की विशेषता, पहली बात है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, आपका जो श्रम का विशिष्टीकरण कह लो या स्किल का, कौशल का विशिष्टीकरण कह लो, कि व्यक्ति को कुछ आना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे आना चाहिए ताकि वो चीज को अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे आपको वर्कर जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, मशीन को अच्छे चलाने वाला होना चाहिए, किसी काम को करने वाला होना चाहिए, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल। आपका यहाँ पर मशीनीकरण जो आपका है, लगभग मशीनों के माध्यम से चीजों को बनाया जा रहा है, तो आपका मशीनाइजेशन ऑफ रिफर्स टू यूज ऑफ मशीन्स टास्क। मॉडर्न इंडस्ट्री में जो आपका है बड़ी मात्रा में मशीनों के माध्यम से सब कुछ होता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीकी विकास जो लगातार आपका हो रहा है वो भी जरूरी होता है अगर आपको बड़े स्केल पे आपको उद्योग लगाना है। एंड ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना आपके पास होनी चाहिए, आपको लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लार्ज होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके पास हैवी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें। एडमिनिस्ट्रेटिव आपके ऑफिसर्स आपके पास होने चाहिए। एंड लास्ट में अनइवन आपका ज्योग्राफी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, मेनली जो आपके वर्ल्ड वाइड आपका है 10% जो एरियाज है वहीं पर आपके जो लोग हैं या फैक्ट्रीज वहीं पर आपके लोकेटेड है, वहीं 10 लोगों के पास भी है, तो बहुत मतलब अनइवन भी है आपका ये। क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देयर आर 3 सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट आपके अंडर रहेगी, ठीक है, प्राइवेट किसी पर्सन के अंडर रहेगी, जॉइंट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के बीच में रहेगी, इस बात को याद रखना। तो फर्स्टली आप बताओ इसमें प्राइवेट जो आपका पब्लिक सेक्टर है, इंडस्ट्रीज सच एज गवर्नमेंट के पास, इसमें आप गवर्नमेंट मैनेज करेगी इसको। मैनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया अमंग द पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग द आयरन एंड स्टील, आपका स्टील इंडस्ट्री है। साथ ही आपको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो एरियाज हैं, कंट्रीज है, वहां पे ऐसा है, पब्लिक सेक्टर में सब कुछ है। साथ ही आपका सेकेंडली है प्राइवेट सेक्टर, जहां पे ऑनरशिप प्राइवेट के पास पे होगी, साथ ही इंडिविजुअल्स के हाथों में सब कुछ रहेगा सिस्टमैटिक तरीके से, जिसमें आपका बिरला, रिलायंस एंड टाटा ग्रुप्स हैं, तो ये आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं। जॉइंट सेक्टर्स वेयर कंपनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज आर जॉइंटली वर्क करते हैं।
जिसमें आप नाम बता सकते हो HPCL आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मित्तल एनर्जी लिमिटेड आपका पार्टनरशिप। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय दी कॉटेज इंडस्ट्री, और डिस्क्राइब करना है। देखो यार, कॉटेज जो आपका इंडस्ट्रीज है ये बहुत सिंपल है कि आपका एक फैमिली जो होती है, मेंबर्स जुड़े होते हैं इसमें, मैन्युफैक्चर आपको छोटे डेली बेसिस की चीज़ों को किया जाता है। साथ ही आपका लोकल जो आपके रॉ मटेरियल्स उसका यूज होता है। कैपिटल का और ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको लोकल एरिया में बेचना होता है। इसको कुटीर उद्योग भी हिंदी में शायद बोलते हैं आपका। बोथ रॉ मटेरियल्स आर मार्केट एंड आपका अवेलेबल आपका लगभग रहती हैं लगभग। उसके बाद नो पावर ऑफ ड्राइव एंड मशीन इज रिक्वायर, कोई मशीन की जरूरत नहीं होती है। ओनली सिंपल हैंड टूल्स, हाथों के माध्यम से लगभग इसका काम चल जाता है। 21 आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन इंडिया। व्हाट डज द फैक्ट्स आपको रिफ्लेक्ट करते हैं? बहुत सिंपल है, आप बताओ। इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अनइवन आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक उत्तर प्रदेश, लाइक महाराष्ट्र, लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात। दे हैज़ अ 76 आपका इंडिया पॉपुलेशन आपके सिर्फ 10 स्टेट्स में। क्या ये अनइवन नहीं है? इट इज़ अ हाईली अनइवन, ठीक है। उसके बाद बताओ आपके वेरिएशन जिसमें आपको कौन से फैक्टर्स है जिसको अफेक्ट करते हैं, आप बताओ। यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स है जिसमें आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी अनइवन है। उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, वेस्ट बंगाल में आपको फर्टाइल प्लेन्स हैं, आपका जगहें हैं जहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट है, इसलिए नरिशमेंट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन आपकी वहाँ हो गई है। सेकेंडली अनइवन इंडस्ट्रीज आपका डेवलपमेंट है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका में इंडस्ट्रीज हैं। डेवलपमेंट विद अलॉन्ग एग्रीकल्चर भी साथ ही साथ है, तो वहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ। साथ ही आवर कंट्री हैज अ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल, कल्चर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विच ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। साथ ही आप बता दो, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। अरुणाचल प्रदेश के इलाके में आपको बताना है अप्रॉक्सीमेटली आपका 8.85% मान लो, 0.85% है। यहाँ पे उत्तराखंड का जो इलाका आपका है, चाहे उत्तराखंड आपका यूके बोल दो उत्तराखंड, इस यहाँ पे आपका 0.84% है। जम्मू एंड कश्मीर में 1% आपकी पॉपुलेशन, तो ये अनइवन नहीं है तो क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कैसी है? सिंपल बताओ, इंडिया में आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में थी विच इज़ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर आपके है, एंड थर्ड मोस्ट आपके डेंसिटी पॉपुलेशन आपका एशिया में आपका लगभग कंट्री है ये। इसके साथ ही आप बताओ, इंडिया में आपका जो आपका वेस्ट बंगाल बिहार है, मतलब जो बिहार है, बिहार के रीजन में आपका 1106 जो आपके हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। वहीं पर एक हमारा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, दिस वन। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति 17 पीपल आपका पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसका मतलब अनइवन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका डेंसिटी का भी है, इस बात को याद रखना। 23rd क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड कौन से 4 स्टेट हैं आपके उसको पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ हुई है? पहला पीरियड 1901 से लेकर 21 है, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ इसी चीज को समझो कि एक से लेकर 21 ही है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपकी पॉपुलेशन जो रेट है वो बहुत हाई था, मतलब आपका बर्थ रेट हाइट था, इसी में आपका डेथ रेट हाइट था, इसीलिए पॉपुलेशन आपकी बिल्कुल रुकी हुई थी, आपका स्टेबल कह लो। इस टाइम पीरियड में जनसंख्या ज्यादा बड़ी ही नहीं थी आपकी। सेकेंड जो फेज आता है विच इज 1921 टू 1951, इस स्टेज में आपका स्टडी पॉपुलेशन जो थी उसकी ग्रोथ होती है, और ऑल ओवर इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, जबकि पहले में नहीं था। पहले में ना तो हेल्थ अच्छा था, न सैनिटाइजेशन लेवल अच्छा था, इसलिए लोग मर रहे थे ज्यादा, और ना ही आपका जन्म भी ले रहे थे मतलब ज्यादा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे इतना। सेकेंडली में लोगों ने मरना कम कर दिया, क्योंकि भैया लेवल हाई हो गया आपका, अच्छा खासा लेवल पे आपको सैनिटाइजेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है। तो सिंपल बताओ, द क्रूड बर्थ रेट आपका रिमेंड हाई रह गया, लेकिन आपका जो मोर्टेलिटी था, आपका मृत्यु दर था, वो कम हो गया। थर्ड फेज 1951, ये आपका था रैपिडली आपका यहाँ पर जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है। रैपिडली मतलब बहुत बड़े रैपिड पे। अब रैपिड क्यों है? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में एक तो जनसंख्या हमारी ऑलरेडी कंट्रोल यहाँ पे आपका बढ़ रहा था, मृत्यु पे हमने कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि हमने हेल्थ फैसिलिटीज और आपका जो चीजें हैं सैनिटाइजेशन वो कर लिया। थर्डली में एक तो बहुत सारी कंट्रीज से लोग आ गए हमारे पास, पाकिस्तान से आ गए, तिब्बत के आ गए, बांग्लादेशी आ गए, नेपाली आ गए, ये सारे के सारे कंट्रीज से लोग आते, तो वहां से भी पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ गई। साथ ही फोर्थ फेज 1981 से अभी का टिल प्रेजेंट तक का, अब धीरे धीरे करके आपको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जनसंख्या अब स्लोली कम हो रही है। बहुत रीजंस हैं, लोग अब कम एज में शादी नहीं कर रहे, बहुत एज बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। साथ ही आप बताओ कि यहाँ पर जो इंडिया में आपका है वो रीजनल आपका वेरिएशंस है, जहाँ पे लोग एक प्रकार से शादियां भी लेट कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, ग्रोथ रेट भी लोग नहीं चाह रहे हैं, या बच्चे करना नहीं चाह रहे, ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है, आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपका, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स द वर्किंग पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस? देयर आर
3 स्टेजेस आपके हैं। मेन वर्कर्स जिनको आपका 83 डेज से 183 डेज से आपका ज्यादा काम मिल रहा है, दे आर नोन एज मेन वर्कर। जिनको 83 डेज से कम काम मिल रहा है, दे आर मार्जिनल वर्कर्स। दोस्त जिनको काम ही नहीं मिल रहा है, दो आर नॉन वर्कर। सिंपल सी बात है आपका। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल यूथ पॉलिसी जो आपका है, ये तो 2003 में भी थी, एक 2014 में लॉन्च की गई भारत सरकार द्वारा दोबारा। एम्पावर्ड यूथ को करने के लिए कंट्री को एक प्रकार से वो योगदान दे पाए, साथ ही देम अनेबल टू इंडिया टू फाइंड इट्स राइट फुल प्लेस इन दी कम्युनिटी आपका नेशंस में, साथ ही ऑल अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ यूथ के विकास के लिए। साथ ही आपका नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 आइडेंटिफाई द यूथ एज अ पर्सन ग्रुप टू, याद भी रखना 15 से लेकर 29 वाले ही यूथ है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आर द 4 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन इंडिया, राइट द फीचर्स ऑफ एनी 2। भारत में कौन सी आपके भाषाई आधार पे 4 क्षेत्र हैं आपके, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, सीनो टाइबेटियन, इंडो यूरोपियंस। जो ऑस्ट्रिक वाला है 1.38% पीपल आपके लैंग्वेज यूज करते हैं, द्रविडियन 20% पीपल यूज करते हैं, टाइबेटियन आपका 0.85% और आपका जो इंडो यूरोपियंस है दैट इज 73%। ये बात आपको याद रखनी है। इंडो यूरोपियन 73% ऑल अराउंड द आपका वर्ल्ड भी यूज कर लेते हैं ऐसी लैंग्वेजेस। आपका मैक्सिमम जो आपका एरिया है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में आपका ये है। द्रविडियन फैमिली मतलब साउथ इंडिया आपकी है, 20% ऑफ द पॉपुलेशन आपका द्रविडियन लैंग्वेज है, जिसमें मेनली तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आपकी लैंग्वेजेस हैं। और भी जैसे मैंने आपको बताया सीनो टाइबेटियन जो आपका इलाका है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो भी आपका चाइना से सटे हुए राज्य हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं खास करके, और उनको नाम आप बता सकते हो सीनो टाइबेटियन में। बाकी कॉमन नाम बता देता हूँ आपको मैं, इन तीनों में 1, 2 और इन तीनों में कॉमन नाम है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा कॉमन नाम है तीनों में। अगला क्वेश्चन 27 आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रेशन एंड द एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, या इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग कंट्रीज आपकी जो है वहां पे सिविल सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल है। बेटी आपका बचाओ बेटी पढ़ाओ क्वेश्चन आपका भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट भी है और आ भी सकता है, थोड़ा पढ़ लेना इसको। द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू द मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, आपको जैसा पता है सब इक्वल है, कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन सोशल में नहीं होना चाहिए, बट सोसाइटी में आप सबको पता है जैसा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें कहा गया है डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड ऑल जेंडर्स सच दैन डेवलपमेंट इज अ एंडेंजर्ड। अगर वो सब जेंडर तक नहीं पहुंच पाई डेवलपमेंट तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्पेशल एफर्ट्स नीड टू बी मेड फॉर ऑल पीपल, सभी के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, सभी के एजुकेशन के लिए, सभी के रोजगार के लिए, सभी के आपके पॉलिटिशियन राजनीतिक प्रभुत्व के लिए, इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान पैसे के लिए, सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन कीपिंग इन द माइंड इल इफेक्ट्स ऑफ जेंडर, आपका सेंसिटिविटी जो डिस्क्रिमिनेशन लेवल था उसको कम करने के लिए ये सारी चीजें भारत सरकार ने इसको शुरू किया है। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज रूरल एंड सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन इंडिया, राइट द नेम्स। कितने में आपका है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। इनमें से कंफर्म है कि चारों में से कोई एक आएगा ही आएगा। व्हाट इज क्लस्टर एंड द एलो में आपका मैरिटेड आपका, या फिर कह लो इसको न्यूक्लिएटेड आपका कौन सा है, या फिर सेमी क्लस्टर एंड फ्रेगमेंटेड, या फिर हैमलेटेड एंड कह सकते हो लास्ट में डिस्पर्ड एंड आइसोलेटेड है। आप फर्स्ट ही आपका है क्लस्टर सेटलमेंट, ये सेटलमेंट आपका जिसमें होता है कॉम्पैक्ट आपका सोसाइटी बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे घर बहुत पास पास, हाउसेज बहुत पास पास होते हैं। दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरली लिविंग द डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दी सराउंडिंग फार्मर्स, यहाँ पे खेत खलिहान के जो इलाके हैं वो अलग होते हैं और गांव अलग होता है। द क्लोजली बिल्ड एरियाज इट इज अ इंटरवीनिंग आपके स्ट्रीट्स, आपके बहुत घर पास पास होते हैं। यहाँ पे पैटर्न्स क्या है, इनके पैटर्न्स है जियोमेट्रिक शेप है एंड रेक्टेंगुलर शेप है, रेडियल शेप है, लाइनर शेप है, ये इनके शेप्स हैं। साथ ही आप बता सकते हो यहाँ पे आपका फर्टाइल एल्यूवियल आपका प्लेन्स जो आपके हैं जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे इस प्रकार के बस्तियां पाई जाती हैं। सेकेंडली आपका है सेमी क्लस्टर एरियाज, सेमी क्लस्टर फॉर द फ्रेगमेंटेड आपका सेटलमेंट। मैनी आपके जो रिजल्ट है वो टेंडेंसी जो है एक प्रकार से, मान लो कोई मेन लैंड है, एक पावरफुल सोसाइटी का कोई बंदा है वो रहता है, वो यहाँ की किसी कमजोर वर्ग को गांव से बाहर कर देता है और वो यहाँ रहने को मजबूर गांव से बाहर हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सेमी क्लस्टर। ये आपका फोर्सफुली ऐसा किया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। तो आप बताना इट इज फ्रॉम द सेग्रेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट एरिया, किसी बड़े गांव के टूटने का ये होता है। एंड सच सेटलमेंट्स आपके जो है गुजरात के प्लेन्स में है या फिर राजस्थान में। ये वाला जो आपका है ये बुंदेलखंड में है, जो क्लस्टर वाला है बुंदेलखंड कह सकते हो, बुंदेलखंड के अलावा नागालैंड में भी है
एंड आपका राजस्थान में भी इस तरह के पानी को लेकर के लोग पास पास बच जाते हैं क्लस्टर वाले में, पहले वाले में, और सभी क्लस्टर मैंने बता दिया गुजरात एंड राजस्थान वाले आपके हैं। थर्डली आपका हेमिलेटेड, आपका हेमिलेटेड जो इलाका आपका होता है, इट इज अ फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल आपके यूनिट्स में आपका होता है, जैसे कई सारे इसके नाम है, कॉमनली नाम है, दिस इज पान्ना, पाड़ा, पाली, नागला, डांडी इसके नाम है, एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में ही रहते हैं। साथ ही आपका सेगमेंटेशन ऑफ विलेजेस से आपका गांव के टूटने से ही आपका हो, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक इसके थोड़े एथनिक फैक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है। विलेजेस आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा, ये आपके गंगा के आपके मिडिल या मध्य में या लोअर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी आपके हैं, ये भी चीजें आपकी हैं। फोर्थ आपका आइसोलेटेड वाला था ना, फोर्थ वाला वो बता देना, आपका जंगलों में फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है, खास करके केरल और मेघालय नाम यूज कर लेना। उसके बाद क्लासिफाइड द इंडियन सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पे इंडियन सिटीज को बांटना। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, वो टाउन्स जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, दैट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर किसी भी स्टेट की आप राजधानी का नाम लिख दो, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स ही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट 100% बता रहा हूं। जिसमें आपका चंडीगढ़ पंजाब की है, दिल्ली तो भारत की है, भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की है, शिलोंग आपकी मेघालय की है, बस गुवाहाटी को एक्सेप्शन समझ लो, क्योंकि असम का दिसपुर है, यहाँ पे गुवाहाटी नाम है, थोड़ा एक दो एक्सेप्शन है, बाकी सारे किसी भी स्टेट की कैपिटल लिख देना, वो चल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। अगला है इंडस्ट्रियल टाउन्स, वो इलाके जो इंडस्ट्रीज के इलाके में बसे हुए हैं, मुंबई हो गया, सेलम हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मोदीनगर हो गया, ये इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। 2000 ट्रांसपोर्ट सिटीज, जो भी आपके पतन वाले हैं, पोर्ट वाले हैं, जैसे कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, दीज आर द सिटीज जहां पर आपका ट्रांसपोर्ट के आधार पर ही बस गए हैं। बाद में आपका आगरा, दुलई और मुगल सराय की जो और कटनी वटनी भी आपके बाद में बस गए हैं। कमर्शियल टाउन्स, वो इलाके जहां पे आपका कमर्शियल काम होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स का ही है, कोलकाता, सहारनपुर और सतना। माइनिंग टाउन, जहां पे खनन काम होता है, तो खनन रिच मिनरल्स होंगे, जहां पे मिनरल्स ज्यादा होंगे वो खनन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आप बताना रानीगंज, चरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, ये सारे के सारे इलाके हैं। साथ ही आपके गैरिसन, आपके कंटेनमेंट्स जहां पे आपका हथियार वथियार रहते हैं, सेना वेना रहती है, अंबाला, जलंधर, आपके महू, बबीना, सारे के सारे। अंबाला आपके पंजाब में है, जलंधर भी पंजाब में है, महू हमारे एमपी में है, बबीना भी आपका एमपी में, उधमपुर आपका राजस्थान में है। एजुकेशनल टाउन्स स्टार्ट एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, सम ऑफ द टाउन्स हैव ग्रोन इनटू द मेजर कैंपस के रूप में, बड़े बड़े एजुकेशन कैंपस के रूप में बस गए। रुड़की आपने नाम सुना होगा, वाराणसी, अलीगढ़, आपकी पिलानी और इलाहाबाद आपके सारे के सारे एजुकेशन सेंटर्स हैं। रिलीजियस, जो आपके रिलीजियस बेसिस पर आपके बसे हैं, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, आपका मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, ठीक है, उज्जैनी भी आप कह सकते हो, हरिद्वार भी। अगला आपका टूरिस्ट एरियाज है, जहां पे नैनीताल है, मसूरी है, शिमला है, ये आपके टूरिस्ट टाउन के रूप में आपके विकसित आपके हुए हैं। साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें इंडियन सिटीज आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी, आपके कैटेगरीज में है, बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन, आपके युगों में विकास के आधार पे। सो यहाँ पे 3 टाउन्स हैं, एंशिएंट टाउन्स जिनका विकास 2000 सालों में लगभग हुआ है, एंड रिलीजियस फैक्टर्स पे, कल्चरल फैक्टर्स में हुआ है। वाराणसी हो गया, आपका पटना, पाटलिपुत्र, मदुरई हो गया, ये आपके हैं। मिडिवल यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ आपके टाउन्स हैं जो ऐसे हैं जिनको प्रिंसली स्टेट्स ने इनको करवाया था, जिसमें सिंपली आप बताना है कि दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, एग्जाम्पल दे दो। थर्डली आप बताओ इसमें मॉडर्न आपके टाउन्स है जिसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया था 200 साल पहले, सूरत, दमनदीप, पुडुचेरी आपका है, मुंबई और दिल्ली भी हो सकता है। साथ ही आपके अभी वाले जो बने हैं इसमें आपके वर्तमान इंडिपेंडेंस के बाद, तो भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और आपका गांधीनगर, ये इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 31, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटीज, क्या उसका उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है सिटीज को आपके ऊपर प्रमोट आपको करना है, जिसमें प्रोवाइड आपको कुछ चीजें देनी है, जिसमें आपका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना मिलनी चाहिए, क्लीननेस आपका होना चाहिए, एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बढ़ानी है, ये आपका उद्देश्य है। एंड इट इज ऑल्सो स्मार्ट आपका सॉल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड ऑर्डर टू मेक देम बेटर उनकी लाइफ को। एंड इट इज अ फ्यूअर सोर्सेज, आपके रिसोर्सेज हैं जिनको प्रोवाइड आपको चीपर सर्विस में करना है, सस्ते दाम पे करना है। फोकस ऑन दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको फोकस करना है। स्मार्ट सिटीज जो है क्रिएट करेंगे कि भाई आपको एक मॉडर्न सोसाइटी और एक ऐसा सोसाइटी बनाना जो सभी के लिए उपयोगी हो। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, जिसमें स्मॉल फार्म साइज एंड द लैंड आपका डिग्रेडेशन आर 2 मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो आपको बतानी है, स्मॉल साइज ऑफ फार्मिंग, जिसमें आप खेत लगातार बढ़ रहे हैं और इसके कारण आपका जो फार्मर्स है 60% ऑफ फार्मर्स साइज, खेतों का आकार बहुत छोटा है, 1 एकड़ से भी छोटा है। उसका रीजन ये है कि फैमिली बड़ी होती है, पॉपुलेशन होती है, तो वो बढ़ जाता है। सेकेंडरी आपका है डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स एंड द डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपका लैंड इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी लेवल जो है वो भी आपकी कम हो रही है, एंड इट इज अ प्रॉब्लम, वेरी सीरियस प्रॉब्लम है, जिसमें इमिग्रेशन ऑफ डन एंड लार्ज पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज टर्न इनटू द बैरन, बंजर भूमि में लगकर वो बदल चुका है। ये समस्या आपकी खेती की आ रही है।
What have been role of the green revolution and development of agricultural sector? ग्रीन रेवोल्यूशन पहली बात तो ये होता है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हाई यील्डिंग आपके सीड्स का यूज़ किया, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको इसका फ़ायदा हुआ। इसमें आपने ट्रेडिशनल तरीका जो एग्रीकल्चर का छोड़ा और नॉन ट्रेडिशनल तरीका अपना लिया। दिस इज कॉल्ड आपका हरित क्रांति। 1970s का आप दौर बोल दो या 1967 लिख दोगे तब भी चलेगा। MS स्वामीनाथन ने इसको शुरू किया था। फर्स्ट पॉइंट आपका है हाई यील्डिंग आपके वैरायटी सीड्स यूज़ करनी, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था, केमिकल्स रासायनिक खाद, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करनी और मशीनों का इस्तेमाल करना। ये तरीका आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में था। अगला क्वेश्चन आपका है हाउ द डिग्रेडेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर राइट द कॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। पहला ये है कि ओवर द इरिगेशन बाय द कैनल विच लीड्स टू इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी एंड द अल्कैलिनिटी। सिंपल है कि आप अगर ज़्यादा पानी अगर भरोगे तो पानी भरने की वजह से जो नमकीनता है वो मिट्टी में नमकीन हो जाएगा और इससे पानी हमारा जो मिट्टी है वो खराब होगा। ओवर इंसेक्टिसाइड्स मतलब ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद के इस्तेमाल से खराब हो रहा है। वाटर लॉगिंग जल क्रांता एक भी एक समस्या है जिससे पानी भर जाएगा और पानी भरने के बाद जब वो बहेगा तो वो अपनी उपजाऊ मिट्टी ऊपर लेकर बह चला जाएगा। उसके बाद आप बता सकते हो लेग्यूमिनस आपका क्रॉप्स हैव बीन रिप्लेस फ्रॉम दी क्रॉपिंग पैटर्न आपका इरिगेटेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो। यहाँ पे आपको बताना है मल्टीपल आपकी क्रॉपिंग तरीका था जिसमें लगातार क्या हो रहा है डिक्लाइन ऑफ सॉइल आपके फर्टिलिटी खत्म हो रही है और साथ ही सॉइल इरोजन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, मृदा अपर्दन। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट आपके बिटवीन करंट फ्लो आपका या फ्लो अदर देन करंट। इसमें क्या अंतर है? करंट फ्लो है दिस लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन बिना उपजाऊ बिना बोए मोर देन आपका एक ईयर से या तो ज़्यादा एंड कल्चर आपका जो कल्चरल प्रैक्टिस है इसमें अडॉप्टेड बाय रिवाइविंग द लैंड आपका रिसोर्सेज मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाने का इसका काम होता है। मतलब आपको लगातार पता होगा किसी भी कृषि में लगातार खेती करोगे तो उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है इसलिए उसको बनाने के लिए तो छोड़ रहे हैं। फ्लो अदर देन द करंट सिंपल था दिस इज आपका कल्टिवेटेड लैंड ही है विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन अ ईयर एक साल से ज्यादा बट लेस देन आप 5 ईयर एक साल से ज्यादा है पर 5 साल से कम है। एंड इफ द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन अ 5 ईयर इट कुड बी कंसिडराइज एज द कल्टिवेटेड आपका वेस्ट लैंड में हो जाएगा जो उपजाऊ तो है लेकिन वो व्यर्थ भूमि है। इन द लास्ट 50 ईयर्स हैज देयर बीन आपका प्रिडेंटेड द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी कैसे हुआ है? बिल्कुल सही बात है, पिछले 50 सालों में हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। जैसे हम राइस और वीट को हमने बहुत अच्छे तरीके से इंप्रेसिव हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। साथ ही वर्ल्ड वाइड हमारा एक लार्ज प्रोड्यूसर हम बन चुके हैं। पल्सेज एंड जो आपके जूट है वर्ल्ड में भी हम लोग सेकंड आपके स्थान पे आ रहे हैं और राइस में या वीट में हम लोग कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ इरिगेशन आपका सिंचाई व्यवस्था लगभग उसका इस्तेमाल किया गया तो इससे आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ा। साथ ही मॉडर्न एग्रीकल्चर आपका टेक्नोलॉजी बढ़ाई गई, ग्राउंड्स जो आपको बनाए गए, हाई यील्डिंग ब्रीड्स का यूज़ किया गया, साथ ही केमिकल और फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया गया। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड ग्राउंड्स फॉर द वाइड एंड हाई यील्डिंग बीड्स को लेकर। मॉडर्न कल्चर टेक्नोलॉजी जो आपको प्रोवाइड करा जिसमें हाई यील्डिंग आपके सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स हैं यूज़ किया। मॉडर्न कल्चरल आपका टेक्नोलॉजी हैज़ स्प्रेडेड रैपिडली जिसमें आपको बड़ी मात्रा में आप कहेंगे यहाँ पर आपका यूज़ किया गया बड़ी स्थान पे। अगला क्वेश्चन आपका 36 है जिसमें आपको बताना है 50 ईयर्स देयर हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड आपका ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर में कैसे हुआ है, प्रोडक्शन में हुआ है, टेक्नोलॉजी लेवल पे। बिल्कुल सही बात है क्योंकि लगातार मैनी क्रॉप्स सच एज राइस एंड वीट हैव शॉन इंप्रेसिव ग्रोथ हमारे देश में हुआ है और लार्जली प्रोड्यूसर हम बन चुके हैं। पल्सिस और जूट भी हम लगातार वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग, राइस वीट शुगर केन आपको और ग्राउंडनट्स। प्रमोशन ऑफ इरिगेशन आपका सिंचाई व्यवस्था लगातार बढ़ी है जिससे आपका एग्रीकल्चर आपका इंक्रीज हुआ। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जिससे आपका हाई यील्डिंग सीड्स हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ये सबका यूज़ होना लग गया। मॉडर्न एग्रीकल्चर आपका टेक्नोलॉजी स्प्रेड रैपिडली लगातार आपका जो कृषि करने का नया तरीका है वो लगातार बढ़ा है ये तरीका। साथ ही रेसिस्टेंस आपका लेस देन हाई यील्डिंग आपके जो सीड्स हैं एंड कंजप्शन ऑफ द पेस्टिसाइड्स आपका बढ़ी है बड़ी मात्रा में। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन दी इंडियन इकोनॉमी? पहली बात तो इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री आपका है। 68% जो आपको पुराना डाटा कहता है कि इंडिया में लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। नियरली 2/3 ऑफ दिस पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली ऑन द लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे ही। एग्रीकल्चर इज अ मेन स्टे इन इंडिया इकोनॉमी एंड इट्स अकाउंट 26% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट्स एंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर द कंट्री एंड प्रोड्यूस सेवरलिटी। विच ऑफ द रेन आपका हार्वेस्टिंग एनालिसिस द इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज। 5 यूजेस ऑफ रेन आपका हार्वेस्टिंग। पानी के जल के संरक्षण में क्या फायदे हैं? फर्स्टली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज ऑफ रेन हार्वेस्टिंग आर
अब इसमें है इट इज इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विच कैन बी यूज फॉर द इरीगेशन और एनिमल्स के लिए, सिंचाई के लिए और जानवरों के लिए यूज हो सकता है। इट इम्प्रूव द ग्राउंड लेवल, अगर आप पानी ऊपर से ही आपको मिल जाएगा, नीचे से आप नहीं निकालोगे तो वो इम्प्रूव होगा। साथ ही इट रिड्यूस द फूड एंड सॉइल इरोजन आपका। साथ ही इट इज इम्प्रूव द सोशल बॉन्डिंग, आपका पीपल लोगों के बीच संबंध बनाता है। साथ ही इट सेव्स एनर्जी एंड रिक्वायर्ड द आपका ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर्स के रिसोर्सेज को। साथ ही इट इंक्रीज द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया में आपका लोगों के बीच में। फिफ्थ आपका इट सेव्स द एनर्जी रिक्वायर्ड द ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इट इंक्रीज द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ पीपल। इट इम्प्रूव द मेन आपका नेचर रिलेशनशिप के बीच में। साथ ही ब्रिंग्स द पीपल क्लोज टू ईच अदर। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, विच स्टेप हैज बीन, क्वेश्चन आपका 39 है, विच स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉर दी वाटर शेड मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करना है। वाटर आपका शेड मैनेजमेंट जिसमें आपको एफिशिएंट आपको मैनेजमेंट सरफेस एंड वाटर ग्राउंड रिसोर्सेज नॉन एज द वाटर शेड मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर आपकी क्या चीजें जो गवर्नमेंट ने किया, हरियाली कार्यक्रम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया पानी को बचाने के लिए। नीरू मीरू कार्यक्रम जो है आपका वो आपका आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया पानी को बचाने के लिए। साथ ही पानी को बचाने के लिए आपका अरवारी पानी संदर राजस्थान की सरकार ने किया। तमिलनाडु ने टंकी का निर्माण किया। ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट ने स्टेप्स को उठाया है पानी को बचाने को लेकर। आपने क्या ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आपका एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज लाइक आपका गार्डनिंग, फॉरेस्ट्री और एफॉरेस्टेशन, इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ये इसके कारण है। साथ ही हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर पॉसिबल फॉर दी how many industries are responsible for the population of water resources explain India rapid industrialization is lead to depletion of water। बिल्कुल सही बात है, लगातार पानी बहुत बड़ी मात्रा में दिक्कत तो आएगी। इंडस्ट्रीज वेस्ट इज आर डिस्पोज विदाउट ट्रीटमेंट इन द वाटर, अब लगातार इंडस्ट्रीज का पानी हमारे रिवर्स में आ जा रहा है बिना उसको साफ किए। दीज पॉल्यूटेंट कॉज हार्म एक्वेटिक एनिमल्स, ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर उनको हार्म करेगा। साथ ही केमिकल्स, लेदर, आपका जो केमिकल्स है, लेदर कोई सामान है, पल्प है, पेपर इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट पॉपुलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज है। हार्ड शेड मैनेजमेंट एंड द वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर एफिशिएंट वेज ऑफ वाटर आपका कंजर्वेशन, जिसमें आपका वाटर शेड मैनेजमेंट जो आपका फर्स्टली है, इसमें सिंपल आपको बताना है। द वाटर शेड मैनेजमेंट बेसिकली रिफर्स द एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द सरफेस ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को बचाने की बात करता है, कम्युनिटी के आपके पार्टिसिपेशन। एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ स्टोरेज, आपका पानी बहते हुए पानी को रोकना। रिचार्ज द ग्राउंड वाटर थ्रू द वेरियस मेथड्स लाइक परकोलेशन, टैंक बनाओ, रिचार्ज वेल्स। वाटर शेड मैनेजमेंट इंक्लूड द कन्वर्शन, रीजनरेशन एंड इंडिजियस एंड judicious यूज ऑफ रिसोर्सेज नेचुरल लाइक लैंड, वाटर, प्ले, आपका प्लांट्स, एनिमल्स, इनके लिए यूज कर लो। साथ ही वाटर शेड मैनेजमेंट में आपको क्या एम है आपका, ब्रिंग अबाउट द बैलेंस बिटवीन द नेचर रिसोर्सेज एंड द वन हैंड सोसाइटी के बीच में आपको बनाना है। ये तरीका आपका रह सकता है। साथ ही आपको बताना है कि क्या तरीके हमारे साथ रह सकते हैं, कैसे हमें करना है। सेम आपको इसमें ये आपके बाय द गवर्नमेंट, बाय द एनजीओ, दोनों तरीके से किया जा सकता है, जिसमें हरियाली आपका हो, चाहे सरकार ने इसको शुरू किया हो, चाहे आपका नीरू मीरू हो जो राजस्थान आपका आंध्र प्रदेश वाला था, ठीक है, चाहे आपका राजस्थान वाला है जो उसमें आपका अरवारी पानी संसद है। ये तरीके ही होते हैं जिसमें आप पानी को बचा सकते हो सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 5 नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ भी सकता है। सोलर एनर्जी जो कि सूरज से हमें प्राप्त होता है, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राजस्थान गुजरात में आपको। विंड एनर्जी, जहाँ राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका में आपको विंड एनर्जी मिल सकती है। टाइडल एनर्जी, वेस्टर्न कोस्टल जो एरियाज है वहाँ पे आपका हार्नेसिंग आपका टाइडल एनर्जी मिल सकती है। जियोथर्मल जो एनर्जी है, इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ दी जियोथर्मल एनर्जी जो हिमालयन रीजन में मिलेगी। बायो एनर्जी, जिसमें कंप्रेस आपको जो बदबूदार चीज़ें होती हैं, बस अवशिष्ट बदबू उनकी चीज़ों को दबाओ, गलाओ, उसके बाद नई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अगला है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड्स द एनवायरमेंटल फ्रेंडली आपका अफोर्डेबल एनर्जी इन दी मोर सुटेबल। वही जो ऊपर हमने पढ़ा उसकी लैंग्वेज इसने चेंज कर दी, बाकी बात वही है कि सोलर विंड्स हो, जियो थर्मल हो, बायो एनर्जी हो, नॉन कन्वेंशनल है जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को बचाते हैं अच्छी मात्रा में। विंड एनर्जी कंप्लीटली जो आपका पॉल्यूशन फ्री है, और ये आपका टेक्नोलॉजी जो बेनिफिशियल सन रेज से प्राप्त हो जाती है बहुत ज़्यादा। साथ ही आप बता दो विंड्स वाली जो है, विंड्स हमेशा चलेंगी तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली चीज़ है। साथ ही बायो एनर्जी इज ड्राइवन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आपका, और इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशन। तो ये सारी पॉइंट्स आप बता सकते हो। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाई आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन हाउ कैन वी कंजर्व दैम। पहली बात तो इट इज़ अ
डिप्लीटेड ओवर द टाइम, ये उनको बनने में लंबा समय लगता है। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन, पहली बात। उसके बाद दे कैन नॉट बी इमीडिएटली रिचार्ज एट द टाइम, ये हमेशा किसी भी समय अगर आपको चाहिए तो मिल नहीं सकते भाई अगर खत्म हो गए तो। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत जरूरी है। इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका सही से यूजफुल ऑफ आपके जो मिनरल्स है उसका। सेकेंडली हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव इसके ढूंढ सकते हैं। राइट एनी टू आपके यूजेस ऑफ कॉपर, जहां पे आपको बताना है यूजेस ऑफ कॉपर का पहला बात है कि इन आपका डिस्पेंसेबल आपका मेंटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका इंडस्ट्री है वहां पे यूज हो सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज हो सकता है। और ये आपका लोएबल, आपका मैलिएबल, आपका डक्टाइल है, जिसमें आपको बताना है कि इट इज अ मिक्सड विद द गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड ज्वेलरी। झुंझुनू जो राजस्थान है वहाँ पे है, मेनली आपका सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, झारखंड में, और बागपत मध्य प्रदेश में भी आपका लगभग ये, बालाघाट मतलब मध्य प्रदेश बालाघाट में भी आपको ये मिलता है। साथ ही राइट एनी टू आपके यूजेस ऑफ मैग्नीज, ये तीनों में से कोई कंफर्म देखो एक आएगा। मेंशन एनी टू मेजर्स ऑफ मैग्नीज, आपके मैग्नीज पहली बात तो इट इज अ वेरी मच रॉ मटेरियल, जो कि मेल्टिंग, जो मेल्टिंग आप बताना है कि रॉ को, आयरन को मेल्टिंग के लिए यूज होता है। साथ ही मैग्नीज जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड इट इज अ मेनली एसोसिएटेड विद दी आपका जो है ये दरियनवाद जो सिस्टम है उसमें है। माइनिंग एरियाज उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के रीजन में है। लास्ट क्वेश्चन आपका है मिनरल्स आर अनअवेलेबिलिटी मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, कैसे? या इट इज, पहली बात तो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर्स इन द पेनिनसुलर प्रायद्वीप क्षेत्रों में ही है। 97% ऑफ द कोल आपको जो रिजर्व हमारे पास है वो दामोदर और गोदावरी रीजन्स में मिलता है। पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो आपको है वो असम और गुजरात में मिलेगा। उसके बाद मिनरल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द 3 बॉट्स में, आपके एरियाज में हमारे मिनरल्स हैं, जिसमें आपको बताना है नॉर्दर्न क्षेत्रों में आपके 3 आपके बेल्ट है जहाँ पे हमारे पास संसाधन है। नॉर्थ ईस्ट प्लेट, साउथ ईस्ट प्लेट एंड नॉर्थ वेस्ट प्लेट, ये हमारे पास इलाके जहाँ पे हमारे साथ हैं। मैंने कोशिश करी कि आपको क्वेश्चन सही से समझा पाऊँ। साथ ही अगर एक व्यक्ति के भी ये आपकी वीडियो काम आ जाती है तो मतलब बनाने का जो हमारा कार्य था वो सफल हुआ। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो। जय हिंद।